वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के कैप्सूल सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, या जिसको हम हिंदी में रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की देखो बच्चों, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में करा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं कई सारे छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और उसमें वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो बोर्ड में या तो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में या फिर इस साल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनको तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा, और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है उन बच्चों के लिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं इन क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम किया हूँ कि आप अगर ध्यान से इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपको धीरे धीरे करके चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपको फटाफट चीज़ें आने लगेंगी। आप जब पढ़ोगे किताब को या फिर अपना कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। एक बार अगर आप लोग देख लोगे तो इन चीज़ों का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले लिख लिए हैं। क्यों लिख लिए हैं? जिससे आपका समय बचे। मैं इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझाता चलता हूं। यदि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन क्वेश्चनों के छोटे छोटे आंसर भी लिखता चलूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि 2013 में ही आया है, और भी ईयर्स में आया होगा, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स यहाँ लिख दिए हैं। मैंने पूछा अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हो? तो देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास कोई रिएक्शन है, सपोज दैट हमारे पास कोई रिएक्शन है A = B। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखो, ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। तो जब रिएक्शन होगी तो समय निकलेगा। समय निकलने से क्या होगा? अभिकारक की जो सांद्रता है वह घटने लगेगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? बढ़ने लगेगी। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। इसकी परिभाषा में लिखता हूं, एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग, या इसको हम कहते हैं अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये हमारी छोटी सी परिभाषा है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक सूत्र लिखिए, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। देखो, इस वेग को यदि हम कह दें r, तो r बराबर हो जाएगा dx, या ऐसा कह लो आप dA/dt। यहां चिन्ह लगेगा माइनस, बराबर प्लस dB/dt। ये हमारा पूरा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और सबसे पहली चीज़ ये है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। जिन बच्चों ने यदि नहीं पढ़ा है तो उन बच्चों के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो। देखो, आपने कहा कोई अभिक्रिया हो रही है।
आप जब अभिक्रिया होती है तो आप क्या देखते हो, अभिकारक की सांद्रता घट जाती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी हो गई या उत्पाद की सांद्रता में कितनी वृद्धि हो गई, उसी को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और सूत्र क्या हो गया, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। देखो ये ब्रैकेट ए का मतलब है ए की सांद्रता, ब्रैकेट बी का मतलब है बी की सांद्रता, ये डी ए लिखा है मतलब सांद्रता थोड़ी सी बदल गई। कब बदल गई, जब समय कितना बदल गया, dt। ये आगे चिन्ह माइनस लगा है, इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता घट रही है, और आगे चिन्ह प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, ये हमारे अभिक्रिया के वेग का सूत्र हो गया। अब देखो सभी बच्चे यहाँ पर एक चीज समझ लेना, कि यदि हमारी कोई रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, मैं आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा हूं, अगर हमारी रिएक्शन इस तरह हो, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B बराबर C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, अगर हमारी रिएक्शन इस तरह की हो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा जिसको हम R लिखते हैं, वो A B C D किसी के भी टर्म में लिखा जा सकता है। अगर A के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt। अगर B के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dB अपॉन dt। अगर C के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dC अपॉन dt। और अगर D के टर्म में लिखेंगे तो dd अपॉन dt हो जाएगा। ये हमारा अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। मगर यहां पर एक चीज और समझने वाली है, एक चीज और हमारी समझने वाली है कि यहां देखो अभिकारक के आगे गुणांक है a, तो जो गुणांक होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन a, यहां हो जाएगा 1 अपॉन b, यहां लिखते हैं 1 अपॉन c और यहां लिखते हैं 1 अपॉन d। मैं आपको देखो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत आसान शब्दों में बिल्कुल सरल सरल चीजें बता रहा हूं। अभिकारक की सांद्रता घटती है इसलिए चिन्ह आता है माइनस, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है इसलिए चिन्ह आता है प्लस। तो ये हमारा सूत्र है अभिक्रिया के वेग निकालने का। तो आप सभी बच्चे इस सूत्र को याद कर लेंगे, आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हो सकता है इन पर आधारित हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिले और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग फिर करना सीखेंगे। तो सभी बच्चों को इतनी चीज आ जानी चाहिए कि एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ये उसका फॉर्मूला है रिटन वे में, और ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है। यदि अभिक्रिया हमारी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब गुणांक वगैरह भी दिए हुए हैं, तो इन गुणांकों को बटे में लिखते हैं, अभिकारक के आगे माइनस लगाते हैं और उत्पाद के आगे प्लस लगाते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है जिसमें आपसे पूछा गया था कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को परिभाषित करो। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को परिभाषित करो। बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लेना, वीडियो को पीछे करके, मैं बोलना भूल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको आंसर लिखने में दिक्कत ना हो। हमारा दूसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक को परिभाषित करो। तो देखो हम मान लेते हैं, हमारा आंसर लिख रहा हूं मैं, हमने लिखा माना अभिक्रिया A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, A इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कोटि n है। ठीक है, अब कोटि क्या होती है ये आपने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उन बच्चों को अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आगे करवाऊंगा, उसमें मैं कोटि को सिखा भी दूंगा। अभी आप जितना चीजें बोल रहा हूं उतना चीजें आप थोड़ी सी मानते चलिए। हमने आपसे बोला कि एक अभिक्रिया हमने मान ली A इक्वल्स टू B, ये अभिक्रिया है, मान लो इसकी कोटि कितनी है n। ठीक है, इसकी कोटि है n, तो लिखोगे अतः इस अभिक्रिया का, अतः इस अभिक्रिया का वेग समीकरण, अतः इस अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न प्रकार होगा। अतः इस अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न प्रकार होगा। इसका वेग समीकरण निम्न प्रकार होगा। वेग समीकरण कैसे लिखा जाता है इसको समझ लो। देखो वेग समीकरण का मतलब है R समानुपाती अभिकारक की पावर कितना हो जाएगा n,
इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं वेग समीकरण लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? वेग समीकरण। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? a की पावर n। समीकरण नंबर 2, या फिर k बराबर क्या हो जाएगा? r बटे a की पावर n। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 आया है, इसमें आप लिख सकते हो जहां k बराबर, जहां यहां पर लिखोगे जहां k बराबर क्या है? अभिक्रिया का, जहां k बराबर क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। जहां k बराबर क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। जहां k बराबर अभिक्रिया का क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब हमें k की परिभाषा लिखनी है। k की परिभाषा लिखनी है तो आप लिखोगे माना ब्रैकेट a बराबर 1 मोल पर लीटर है। 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल प्रति लीटर। अगर ब्रैकेट a बराबर है तो समीकरण नंबर 3 में मान रखोगे, अतः k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा r। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ली जाए। 1 मोल प्रति लीटर ली जाए। ये बेटा बिल्कुल उतनी ही भाषा लिखी है जितनी आपको पेपर में लिखनी है। जितनी आपको पेपर में लिखनी है ये उतनी ही भाषा लिखी हुई है, उसके ऊपर एक अक्षर नहीं लिखा मैंने। देखो, हमने मान लिया कोई अभिक्रिया है A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इसकी कोटि है n। कोटि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अभी हमने मान लिया कि इसकी कोटि n है। अभिक्रिया है A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इसकी कोटि है n। तो इसका जो वेग समीकरण है वो कैसे लिखा जाएगा? r समानुपाती a की पावर n। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसको हम लिखते हैं k, और k बराबर क्या हो जाएगा? r अपॉन a की पावर n। अब देखो ये ब्रैकेट a, ये सांद्रता है, हमने मान लिया कि इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। तो अगर आप ये 1 मोल प्रति लीटर रखोगे तो k बराबर हो जाएगा r। अब k बराबर r हो गया, इसका मतलब ये जो वेग स्थिरांक है, k मतलब वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, तो k बराबर r का मतलब है जो वेग स्थिरांक है वो वेग के बराबर है। वेग स्थिरांक वेग के बराबर है, और ये वेग कब नोट किया है? जब सांद्रता कितनी है? 1 मोल प्रति लीटर। तो देखो हमारी परिभाषा लिखी हुई है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसका विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसका विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है जब अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ली जाती है। तो इस तरह से ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप ध्यान से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अच्छे से लिखकर याद करिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप सभी बच्चे तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, और उसके बाद आप इसको लर्न कर लीजिएगा। देखो पूछा क्या गया है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखो। केवल मात्रक लिखने के लिए आ रहा है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं, देखो समझना पहले, ये हमारा एक सूत्र है। ठीक है, लिखोगे जब ऐसा लिखो अभिक्रिया, ऐसा लिखो, शुरुआत में लिखना अभिक्रिया। मैं आपको जनरल चीज बताता हूं, अभिक्रिया A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, A इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कोटि n है। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई रिएक्शन है जिसकी कोटि कितनी है? n है। तो आप बताओ इसके लिए हम क्या लिखेंगे? रेट, या जिसको हम कहेंगे r समानुपाती क्या हो जाएगा? a की पावर n। ये हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो r बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू a की पावर n। ये हो जाएगा। तो बताओ k बराबर क्या हो जाएगा? r बटे a की पावर n। ये हो गया। तो अब देखो आपको मात्रक पूछा गया है,
तो आप पहले एक जनरल मात्रक निकाल लो। जनरल मात्रक का मतलब है इसी में मात्रक निकालो। देखो इसी का मात्रक निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखेंगे, k का मात्रक बराबर हो जाएगा r का मात्रक बटे ब्रैकेट a का मात्रक और उसकी पावर में कितना हो जाएगा, n। अब देखो अभी सीख के आए हो आप अभिक्रिया का वेग, अभी सीखा है। तो अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। सेकंड नहीं होता सकता तो मिनट ले लो, आप समय लेना है तो हम जनरली सेकंड में नापते हैं, इसलिए इसका मात्रक कितना होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है, आर का। अब हम लोगों को ए का मात्रक लिखना है, तो ए है हमारी सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक हमने क्या लिखा है, मोल प्रति लीटर। अब इसकी पावर n है तो हम इसको ऐसे n कर देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये किसका मात्रक हो जाएगा, k का मात्रक हो जाएगा। तो देखो ये हमने एक जनरल मात्रक निकाल लिया। जनरल मात्रक का मतलब है अगर अभिक्रिया की कोटि n है, तो हमने उसका मात्रक निकाल लिया, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसमें आपको मान रख देना है। देखो इस जनरल मात्रक में यदि हम n का मान 0 रख दें तो आ जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, और यदि n का मान 1 रख दें तो आ जाएगा प्रथम कोटि का मात्रक। तो हम पहले 0 रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा k का मात्रक आएगा वो कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा n का मान 0 रख दो तो क्या मात्रक हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक ये होगा। और अगर हम आपसे बोला गया प्रथम कोटि का मात्रक लिखो तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k का मात्रक होगा वह कितना हो जाएगा, खुद से बताओ, n का मान 1 रख दो तो मात्रक हो जाएगा लीटर की पावर 0, मोल की पावर 0 और सेकंड इनवर्स, केवल क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। ये हमारा मात्रक हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक वेग स्थिरांक के लिए क्या है, सेकंड इनवर्स, और 0 ऑर्डर के लिए मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मात्रक आप याद रख लो, अगर भूल जाओ तो निकाल लो। तो इस मात्रक में n का मान 0 रख दो तो 0 ऑर्डर का मात्रक आ जाएगा, 1 रख दो तो फर्स्ट कोटि का मात्रक निकल आएगा, 2 रख दो तो द्वितीय कोटि का, 3 रख दो तो तृतीय कोटि का। इस तरह से आप किसी भी कोटि का मात्रक आप इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो। तो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी बार पूछा गया है, उस पर ईयर्स भी लिखे हुए हैं। सभी बच्चे ध्यान से सीखें इसे, बहुत सरल चीज है और बहुत आसान चीज है। देखो अभी मैंने पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध ज्ञात करो, तो लिखोगे आप, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। ये हमारा संबंध होता है। ये सीधा सीधा लिख देना है आपको, सीधा सीधा लिख देना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ होता है, इसको हम बोलते हैं अर्ध आयु काल, और जो के होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक।
तो ये संबंध आप याद कर लीजिए, ये संबंध आप याद कर लीजिए। बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं, इसी संबंध को जब हम सवालों में लगाएंगे तो इस संबंध को थोड़ा सा हम एक अलग तरह से तोड़कर सवालों को सॉल्व कर लेंगे। देखो आप अगर पढ़ लो तो मच बेटर, नहीं याद करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी आपकी। ये जो संख्या लिखी है, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। बस चीज वही है, ये अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, आपको सवालों में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप याद कर सकते हो तो, नहीं याद कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो पूछा गया था उसका आंसर ये लिखा हुआ है कि अर्धायु काल और के में क्या संबंध होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो अर्धायु काल बराबर होता है 0.693 अपॉन के। ये होता है सूत्र। कहां से आया, कैसे आया, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको ये भी कहीं ना कहीं डेरिवेशन मिल ही जाएगा, उसमें आपको सिखा देंगे। ठीक है, वैसे जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये कैसे आता है और किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सीधा याद करेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में संबंध क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, जिसको हम इस तरह तोड़ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ये हमारा एक तरह से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। लिखा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 69.3 सेकेंड है। मतलब हमारी जो कोटि है, क्या दिया हुआ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टी हाफ का मान दिया हुआ है 69.3 सेकेंड। क्या दिया हुआ है, 69.3 सेकेंड, ये दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करो। वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए बोल रहा है, मतलब के आपका क्या होगा ये आपको निकालना है। अभी हाल बताया है टी हाफ और के में क्या संबंध होता है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। ये समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ का मान है 69.3। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना आप सभी। तो इसको सॉल्व करने पर आप देखोगे इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -2 और मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड है ना, तो सेकंड इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देख लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अर्धायु काल दिया था, वेग स्थिरांक निकालना है। अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में जो संबंध होता है उसमें उठाकर आप मान रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाना था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने की 100% संभावना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, पूछे भी बहुत जाते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से इसको देखें किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकेंड, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक पदार्थ की आधी रह जाती है। देखो T बराबर दिया है 40 सेकंड और मात्रा आधी रह जाती है, तो प्रारंभिक मात्रा बराबर A, शेष मात्रा A माइनस x। देखो A थी और x घट गई तो बचेगी कितनी, a/2। ये दिया हुआ है सवाल में, लिखा है कि प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है, तो प्रारंभिक मात्रा तो a ही है और बची मात्रा कितनी है, a माइनस एक्स बराबर a/2। तो वैसे तो आप ऐसा समझो, जितने समय में कोई मात्रा आधी बचती है उसको बोलते हैं अर्धायु काल। तो आपको अर्धायु काल दिया हुआ है, तो अगर आप चाहते तो सीधा लिख देते कि ये टी हाफ है, मगर मान लो आपको नहीं पता है, तो t बराबर 40 सेकंड है, प्रारंभिक मात्रा a है और शेष मात्रा कितनी है, a माइनस एक्स बराबर a/2। तो देखो अब हम जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाएंगे तो इस सूत्र को याद कर लेना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा जो सूत्र है वह बड़ा सरल सा सूत्र है, k बराबर 2.303 अपॉन के
log a बटे a माइनस एक्स, ये हमारा सूत्र होता है। इसको आप याद कर लेना, सारे सवालों में हम इस सूत्र को बहुत यूज करेंगे। आपको k निकालना है, सॉरी ये t है, ठीक है, इस k को निकालना है तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन t का मान कितना है 40, log a का मान तो a है और a माइनस एक्स का मान कितना है a अपॉन 2 है, a से a कट गया तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 4t, और इसको लिखेंगे log 2, और log 2 का मान आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा, इसका मान होता है 0.3010 अपॉन 4t। तो इसको जब आप गुणा करोगे, अभी अभी मैंने इसका गुणा किया था, याद होगा 0.693 आता है और बटे में क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो अगर आप इसको भाग दोगे, इसको अगर आप भाग दोगे तो k बराबर आपका आंसर आ जाएगा, मैं भाग दे देता हूं, इसका भाग देने पर आएगा 10⁻⁻2 और यहां पर भाग दोगे तो 1, ये 1.73 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, इस तरह से आपका ये मात्रक आएगा, सॉरी मान आ जाएगा। आप कर लेना, कुछ नहीं है बेटा, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। देखो याद करो पहले, देखो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो फटाफट पता है कि कौन सा सूत्र कैसे लगना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तरीका बता रहा हूँ। समय दिया है, प्रारंभिक मात्रा a दी है, बची मात्रा a/2 दी है। अब आपसे कहा है वेग स्थिरांक निकालो, तो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, ये सूत्र कहाँ से आया, अब इस कहाँ के चक्कर में मत पड़ो, अब याद करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये सूत्र चलेगा, k बराबर 2.303 अपॉन t log a बटे a माइनस एक्स, ये उठा करके मान रख दो, t 40 दिया है, a प्रारंभिक मात्रा a ही है और a माइनस एक्स बची मात्रा a/2 है। इसको सॉल्व करोगे तो log 2 हो जाएगा, log 2 का मान होता है 0.3010, गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा, इसको भाग दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और सभी बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना पूरा कर लो। अब हम एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन को देख लें, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, तो आप सभी लोग पहले इतने चीज को देख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करके, एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करते, मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी है आपको दी हुई है, प्रारंभिक मात्रा A बराबर कितनी है 1 मोल। 1 मोल से प्रारंभ करके ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में T बराबर कितना है 1 घंटा, 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। X का मान कितना है 3/4, किसका 1 का, 1 का 3/4 पूर्ण हो गया, तो शेष कितना बचेगा, इसको बोलेंगे a माइनस एक्स, मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं शेष मात्रा, शेष मात्रा। a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 में से 3/4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो आप देखो a का मान है 1 मोल और a माइनस एक्स का मान है 1/4। अब आगे देखो सवाल में क्या लिखा है, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये अनुसरण करती है। तो लिखोगे चूंकि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, चूंकि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए k बराबर सूत्र क्या लगेगा 2.303 अपॉन t log a बटे a माइनस एक्स, रख दो मान। तो आपको वेग स्थिरांक निकालना है 2.303, इस t को आप 60 मिनट ही रहने दो या फिर 1 घंटा रहने दो, जैसा लिखा है वैसा रहने दो। log a का मान कितना है 1 और a माइनस एक्स का मान कितना है 1/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 log 4 हो जाएगा, और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, k बराबर हो जाएगा 2.303 log 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू log 2, ये हो जाएगा। और log 2 का मान आपको अभी भी सिखाया है कितना होता है
2.303, log 2 का मान होता है 0.3010 इंटू 2। इसका गुणा करने पर आपको पता है कितना आता है 0.693 इंटू 2। इसको जब हम फिर से गुणा करेंगे तो 6, 8 और 1.3 ये आ जाएगा 1.386। बस इसका मात्रक ध्यान से लिखना, इसका मात्रक हो जाएगा घंटे इनवर्स और इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। घंटा लिखना यहाँ पर, सेकंड मत लिख देना, क्योंकि हमने मात्रक को बदला नहीं था, समय का मात्रक 1 घंटा ही रख दिया था, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि कोई चीज़ दिक्कत कर रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। जो चीज़ आपको नहीं आएगी मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो वीडियो बनाऊं उसमें आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूं। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन 7 क्वेश्चनों को पढ़ लें। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और खूब ये पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और बोर्ड परीक्षा में कुछ महीने ही शेष है। मैं चाहता हूं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, जिससे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।